The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। इस कोर्स की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आखिर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग किस तरीके से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि आखिर बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होता है, सिलेक्शन रूल क्या होता है या फिर पॉपुलेशन रेशो क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट दिया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस रेंज के रेडिएशन से कौन से ट्रांजिशन होते हैं और उनसे हम लोग कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। स्टार्ट हम लोगों ने किया था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जिसके अंदर हमने बात की थी रिजिड डॉटर मॉलिक्यूल की और अपने नॉन रिजिड डॉटर मॉलिक्यूल की। उसके बाद हमने पढ़ी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां पर आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ा फॉर हार्मोनिक मोशन एंड एनहार्मोनिक मोशन। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंबाइन करके पढ़ेंगे, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, रो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 15 of molecular spectroscopy. अभी तक 14 lectures ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो। आपको सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। पहले क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो आपको बहुत ईजी लगने वाली है मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लो और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई भी लेक्चर अपलोड करूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आनी चाहिए, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आनी चाहिए। आने चाहिए का मतलब यह है कि जितना भी आपके सिलेबस के अंदर है उतना सब कुछ आपको आना चाहिए। आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी रिजिड ऑर्डर के लिए आनी चाहिए, नॉन रिजिड ऑर्डर के लिए भी आनी चाहिए। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हार्मोनिक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग और एनहार्मोनिक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग आनी चाहिए, तभी आप लोग रो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ सकते हो। लास्ट क्लास के अंदर एक हल्का सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर आपके पास वाइब्रेशन ट्रांजिशंस हो रहे होते हैं तो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के अंदर ही आपके पास क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो अगर वाइब्रेशन के अंदर ट्रांजिशन हुआ तो रोटेशन एनर्जी लेवल्स के अंदर भी ट्रांजिशंस हो सकते हैं और आप लोग साइमल्टेनियसली रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ सकते हो, जिसको आप लोग बोलते हो रो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशन ट्रांजिशन इटसेल्फ इंक्लूड रोटेशनल ट्रांजिशन फॉर वाइब्रेटिंग रोटर मॉलिक्यूल, यानी कि वो रोटेशनली भी एक्टिव है और वाइब्रेशनली भी एक्टिव है, तभी वो आपको रो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दे सकता है। और उस टाइप के मॉलिक्यूल को आप लोग क्या बोलते हो, वाइब्रेटिंग रोटर मॉलिक्यूल बोलते हो। ये डायग्राम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। यहां पर जो मैंने लिखा हुआ रेड कलर से, आपके पास क्या है, वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल्स हैं। n=1 है, n=2 है, n=3 है। उसी तरीके से आपके पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के अंदर आपके पास क्या होते हैं, रोटेशंस के एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, J=1 बोल सकते हो, J=2 बोल सकते हो। तो ये आपके पास यहां पर क्या होने वाले हैं, रोटेशनल क्वांटम नंबर होने वाले हैं। इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, किस किस टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं, R ब्रांच क्या होता है, P ब्रांच क्या होता है, बैंड ओरिजिन क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि रिसेंट ईयर के अंदर गेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से, और अगर कोई क्वेश्चन गेट के अंदर आ चुका है इसका मतलब वो नेट के अंदर आने वाला है, चाहे वो कभी भी आ सकता है, नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है या फिर इस ईयर भी आ सकता है। तो गेट में इंट्रोड्यूस हो चुका है टॉपिक, अब आपके पास नेट के अंदर आने ही वाला है, तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़ना। और कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस नेट के अंदर आ भी चुके हैं, उन क्वेश्चंस को भी साझा करेंगे जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है CSIR नेट के या फिर गेट के। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ऑल्दो इट इज इजी टू डिस्कस रोटेशन एंड वाइब्रेशन सेपरेटली, इन रियलिटी सच मोशन ऑफ molecules occur simultaneously। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। When a sample is in gas phase, the molecules are unhindered in their rotation and vibration motion, and thus molecule is considered as vibrating rotor molecule। अगर आप लोग बात करोगे गैस फेज की, तो उस फेज के अंदर आपका मॉलिक्यूल रोटेशन मोशन और वाइब्रेशन मोशन को इजीली शो कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप लोग जाओगे लिक्विड के अंदर, तो वहां पर आपके पास क्या हो जाता है, रोटेशन मोशन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर बात करते हो सॉलिड फेज के अंदर, तो वहां पर रोटेशन मोशन कंप्लीटली क्वेंस्ड हो जाता है। तो बेसिकली हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे पढ़ते हैं, आपका जो सैंपल होता है उसको हम कैसे लेते हैं, गैस फॉर्म के अंदर लेते हैं। इन लिक्विड फेज द वाइब्रेशन मोशंस आर रिलेटिवली हिंडर्ड एंड रोटेशन मोशन आल्सो, एंड इन सॉलिड फेज वाइब्रेशन मोशन आर रिलेटिवली अनहिंडर्ड एंड रोटेशन मोशन आर क्वेंस्ड। वाइब्रेशन मोशन आप लोग देख सकते हो सॉलिड फेज के अंदर, लेकिन रोटेशन मोशन कंप्लीटली क्वेंस्ड हो जाते हैं। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रहेगी, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन उससे आपको यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं। आपको सिर्फ एनर्जी एक्सप्रेशन
याद करने हैं, आपको यहाँ पर भी क्या पढ़ना है, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन पढ़ना है, जहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, एनर्जी के एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन रूल क्या होता है आपका रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और फिर पॉपुलेशन रेशियो को भी देख लेंगे। तो वही 3 कंडीशंस हमको यहाँ पर हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़नी है। सबसे पहले देखेंगे कि आप लोग यहाँ पर एनर्जी के एक्सप्रेशन को किस तरीके से निकाल सकते हो। द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेटिंग रोटर मॉलिक्यूल मे बी टेकन एज समेशन ऑफ ई रोटेशन प्लस ई वाइब्रेशन। तो रोटेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी के बारे में पता है, आपको वाइब्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग भी एनर्जी के बारे में पता है। तो अगर आपको निकालनी है रो वाइब्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी, तो आप लोग क्या कर दो, रोटेशन वाली एनर्जी के अंदर वाइब्रेशन वाली को ऐड अप कर दो। कैसे कर सकते हो, तो आप लोग यहाँ पर 4 तरीके से कर सकते हो। आपने रोटेशन पढ़ा है रिजिड रोटर के लिए भी और नॉन रिजिड रोटर के लिए भी। इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, आइडियल सिस्टम आपको कौन सा होता है, रिजिड वाला आपके पास क्या होता है, आइडियल होता है, आपके पास क्या होता है, नॉन आइडियल सिस्टम होता है, यानी कि रियल सिस्टम होता है। सेम उसी तरीके से आपने वाइब्रेशन मोशन के अंदर पढ़ा था हार्मोनिक मोशन और एनहार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक अगेन आपके पास क्या सिस्टम कैसा होगा, आइडियल होगा। उसके बाद आपने क्या कहा था, अब हम पढ़ते हैं रियल सिस्टम को। आपने क्या किया, इसका थोड़ा सा परटर्बेशन किया, आपके पास क्या आ गया था, एनहार्मोनिक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया था। तो आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशन है आइडियल सिस्टम के लिए भी और रियल सिस्टम के लिए भी। हम लोग फोकस करते हैं कि आप लोग रियल सिस्टम के लिए चीज़ों को पढ़ो। आइडियल के लिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारी नॉलेज इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती कि हम लोग सीधा रियल को पढ़ सकें, उसके लिए आपको आइडियल को पढ़ना पड़ता है। लेकिन रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते वक्त आपको जरूरत पड़ने वाली है आइडियल रोटेशन सिस्टम की और आइडियल वाइब्रेशन सिस्टम की। तो उसको पढ़ने का आपके पास कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि आइडियल सिस्टम आपके पास कुछ भी होता नहीं है और आइडियल के बारे में आपको नॉलेज सारी की सारी है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे रियल वाली सिचुएशन को। लेकिन आपके पास यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। आपके पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे, आपके पास जो रोटेशन हो रहा हो आपके पास कैसा हो, रिजिड यानी कि आइडियल हो रहा हो, और ये भी आपके पास क्या हो रहा हो, आइडियल हो रहा हो। उसके बाद क्या हो सकता है कि आपके पास रोटेशन तो आइडियल ही हो रहा हो, लेकिन आपके पास मोशन यहाँ पर कैसा हो जाता है, एनहार्मोनिक, यानी कि आपके पास वाइब्रेशन मोशन कैसा हो जाएगा, आपके पास रियल नेचर का हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि आपके पास जो रोटेशन हो वो आपके पास कैसा हो, नॉन रिजिड रोटर के लिए यानी कि रियल सिचुएशन के साथ हो, और आपके पास वाइब्रेशन कैसा हो जाए, आइडियल सिचुएशन के साथ हो जाए। या फिर आपके पास दोनों ही दोनों आपके पास कैसे हो जाते हैं, रियल सिचुएशन वाले हो जाते हैं। अगर दोनों आइडियल वाले होते हैं आप लोग क्या बोलते हो, आइडियल सिचुएशन बोलते हो। अगर दोनों आपके पास रियल वाले से आप लोग क्या बोलते हो, रियल सिचुएशन बोलते हो। इन दोनों आप लोग क्या बोलते हो, बीच का इंटरमीडिएट बोलते हो। अब इन दोनों इंटरमीडिएट के अंदर एक आपके पास पॉसिबल है ही नहीं, और कौन सा पॉसिबल नहीं है, जिसके आगे मैंने क्रॉस लगा रखा है, ये आपके पास पॉसिबल नहीं हो सकता। इस टाइप के सिस्टम को आप लोग कभी भी नहीं पढ़ते हो। क्यों नहीं पढ़ते हो, क्योंकि अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो मैंने यहां पर क्या कंडीशन ली हुई है, मैंने ली हुई है ई ऑफ नॉन रिजिड रोटर, यानी कि यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं, रियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। और यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं, हार्मोनिक, यानी कि यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, आइडियल सिस्टम की बात ले रहा हूं। अगर मैं यहां पर आइडियल सिस्टम को ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि आप लोग किस चीज की बात करोगे, आप लोग यहां पर एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट की बात नहीं करने वाले हो। वो आपके पास कब आता है, जब आप लोग कहां जाते हो, रियल सिस्टम के अंदर जाते हो। अगर यहां बात कर रहा हूं मैं रियल सिस्टम की, तो आप लोग क्या क्या देखने वाले हो, आप लोग यहां पर बी कांस्टेंट को भी देखोगे और साथ ही साथ आप लोग क्या देखोगे, डी कांस्टेंट को भी देखोगे। यहां पर आपको बी भी इंक्लूड करना पड़ेगा और डी भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू नॉन रिजिड रोटर क्या होती है, बीजे इंटू जे प्लस 1 प्लस डीजे स्क्वायर इंटू में जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वहां पर आपको बी भी लेना पड़ता है और डी भी लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपको वाइब्रेशन पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ आइडियल के लिए, तो फॉर्मूला के पास क्या हो जाता है, एन का n+1/2 इंटू में ओमेगा ई। तो वहां पर आपको हार्मोनिसिटी कांस्टेंट से, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट से आपको कोई भी लेना देना नहीं होता। एक्सी के बारे में आप लोग बात नहीं करते हो। लेकिन आप लोग ये भी कहते हो कि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप होता है वो आपके पास ज्यादा होता है, रोटेशन के बीच का जो गैप होता है आपके पास क्या होता है, कम होता है। आपने अभी भी डायग्राम देखा है कि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के अंदर आपके पास क्या होने वाले हैं, रोटेशंस के एनर्जी लेवल्स होने वाले हैं। तो आप लोग यहां पर ये भी कहते हो कि जो आपका डी होता है ये आपका बी से क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है। और आपको ये भी पता है कि एनर्जी गैप जो आपके पास होता है रोटेशन के अंदर, ये आपके पास बहुत छोटा होने वाला है वाइब्रेशन गैप के अंदर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको कहा था कि क्या रेंज होती है एनर्जी लेवल्स की, तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि जो रेंज आपके पास होती है, जो आपके पास वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल होते हैं, कम से कम नहीं तो 1000 टाइम्स ज्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास वाइब्रेशन का एनर्जी लेवल गैप ज्यादा है और इस एक्सप्रेशन आपके पास क्या आता है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट आता है, तो बेसिकली आप लोग ये बोल सकते हो कि आपकी जो एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपके डी से क्या होने वाली है, बहुत ही ज्यादा बड़ी होने वाली है। इसका मतलब अगर आप लोग एक्सी को इग्नोर कर रहे हो तो डी को आप लोग वैसे भी इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि डी की वैल्यू तो एक्सी से भी क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ डी को इग्नोर कर देते हो, मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, डी को इग्नोर किया, एक्सी को आपने एक्सेप्ट कर लिया, चीज आपके लिए सही है, कोई बात नहीं, आप इसी को कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने डी को एक्सेप्ट कर
Xc को इग्नोर कर दिया, यानी कि आपने D यानी कि छोटी वैल्यू को तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो बड़ी वैल्यू है उसको आप लोग इग्नोर कर रहे हो, तो उस टाइप का सिस्टम आपके सामने हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोग इस थर्ड वाले सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग आप लोग नॉन रिजिड रोटर प्लस हार्मोनिक मोशन की कोरस्पॉन्डिंग आप लोग नहीं निकालते हो। आप लोग इस चीज को याद रखिए कि Xc को लेकर आप लोग D को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन D को लेकर आप लोग Xc को इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि Xc की वैल्यू D से क्या होती है, बहुत बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आपको यहां पर पढ़ना है रियल सिचुएशन में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे नॉन रिजिड के लिए, यानी कि आप लोग बात करने वाले हो B की भी और D की भी, और यहां पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, बात करने वाले एनहार्मोनिक की बात करेंगे हम लोग किस चीज की, ओमेगा ई की बात करेंगे। हम लोग क्या बात करेंगे, Xc ओमेगा की बात करेंगे, यानी कि हम लोग एनहार्मोसिटी कांस्टेंट की भी बात करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलने वाले कि जो आपकी D की वैल्यू है वो बहुत छोटी होती है, आपकी D की वैल्यू B से भी छोटी है, Xc से भी आपकी वैल्यू छोटी है, तो हम लोग D को इग्नोर कर ही चलेंगे। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। आइडियल को पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, तो इसको नहीं पढ़ते हैं। इस टाइप का सिस्टम हमारे पास होता नहीं, तो इसको भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और इसको हम लोग पढ़ेंगे एजम्पशन लेके कि आपका जो Xc है आपके पास बड़ा होता है D से भी, और D आपका B और Xc से क्या है, बहुत छोटा है, तो D को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस सिचुएशन को लेके पढ़ेंगे। तो 4 सिचुएशन राइज हो रही थी, आइडियल को पढ़ के फायदा नहीं है, एक आप लोग पढ़ नहीं सकते, और चौथी वाले को आप लोग एजम्पशन लेके पढ़ोगे, यानी कि आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन को पढ़ने वाले हो। और अगर आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है, मान लीजिए आप लोग निकला चाहते हो कि आपका जो रियल सिस्टम होता है इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशन कैसा आएगा, तो कुछ भी नहीं करना है, जो आपके पास नॉन रिजिड था इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए और इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपके पास क्या निकल जाएगा, टोटल एक्सप्रेशन निकल जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कि जो आपकी एनर्जी होती है रियल सिस्टम के पास क्या हो जाएगी, n+1/2 इंटू में ओमेगा ई माइनस n+1/2 का होल स्क्वायर इंटू में ओमेगा ई Xc। ये किसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है वाइब्रेशन मोशन की कोरस्पॉन्डिंग। सो आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन वाली को ऐड करनी पड़ेगी, वो आपके पास क्या होती है, bj इंटू j+1 माइनस dj² इंटू में j+1 का होल स्क्वायर। तो उसको मैंने यहां पर क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग D को इग्नोर कर देंगे, यानी कि पूरी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, और हम लोग इसी को लेकर आगे चलने वाले हैं अपने रियल सिस्टम को पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखी हुई जो बातें मैंने भी आपको बताई है, क्या क्या बताया मैंने आपको, ऑर्डर ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी इज ऑलमोस्ट 1000 टाइम हायर देन द एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू रोटेशन मोशन। इन रोटेशन मोशन वैल्यू ऑफ B is far far greater than D. So in the expression of energy corresponding to rotation vibration motion we may neglect the term D, so the expression becomes this। आप लोग इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो, D वाली टर्म को मैंने यहां पर क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया। पास यहां पर क्या थी, dj² इंटू में j+1 का होल स्क्वायर, इसको मैंने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतनी एक्सप्रेशन बच जाएगा। और जो आपका एनर्जी है क्या फंक्शन होगा, n का फंक्शन होगा और j क्वांटम नंबर का फंक्शन। तो आप लोग क्या लिखोगे, ENJ इज इक्वल टू n+1/2 इंटू ओमेगा ई माइनस n+1/2 का होल स्क्वायर इंटू में ओमेगा ई Xc प्लस bj इंटू में j+1। D वाली टर्म को हमने क्या कर दिया, यहां पर इग्नोर कर दिया है। अब समझते हैं कि आपके पास यहां पर किस किस टाइप के एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। किसको आप लोग बोलोगे प्योर रोटेशन, किसको आप लोग बोलोगे प्योर वाइब्रेशन, किसको आप लोग बोलोगे रो वाइब्रेशन। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर इस एनर्जी लेवल डायग्राम को देख लीजिए। मान लीजिए जो रेड पेन से मैंने यहां पर शो किया हुआ है, पास क्या है, ये आपके पास वाइब्रेशंस के एनर्जी लेवल है, और जो मैंने यहां पर शो किया हुआ है ग्रीन पेन से आपके पास क्या है, ये आपके पास रोटेशंस के एनर्जी लेवल है। आपको पता है कि दो वाइब्रेशन लेवल के बीच के अंदर आपके पास क्या होने वाले हैं, रोटेशंस के एनर्जी लेवल्स होने वाले हैं। तो अगर आपके पास यहां पर आपके पास ये क्या है, n=0 है, आपके पास क्या है, n=1 है, और इन दोनों के बीच में आपके पास क्या है, कुछ रोटेशंस के एनर्जी लेवल है। मान लीजिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं, J' क्वांटम नंबर से डिनोट कर रहा हूं, J' से क्यों कर रहा हूं, आगे जाकर आपको पता चल जाएगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, J" बोल रहा हूं। तो ये आपके पास क्या होने वाला है, J"0, आपके पास क्या होगा, J"1 2, इस तरीके से आपके पास ऊपर क्या होने वाले हैं, रोटेशंस के एनर्जी लेवल्स होने वाले हैं। अगर आपका ट्रांजिशन इस तरीके से हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ रोटेशन का क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, वाइब्रेशन का क्वांटम नंबर चेंज नहीं हो रहा, यानी कि ट्रांजिशन कुछ इस टाइप के हो रहे हैं, J"1 से कहां जा रहा है, J"2 पे जा रहा है, या फिर J"2 से कहां जा रहा है, J"3 पे जा रहा है, या फिर J"5 से कहां जा रहा है, J"6 पे जा रहा है। हर बार सिर्फ डेल्टा J आप लोग यहां पर क्या लेकर चलोगे, +-1 ही लेकर चलोगे। सिलेक्शन रूल आपका सेम रहेगा जो आपका होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, डेल्टा J आपके पास +-1 ही होना चाहिए। आपके पास यहां पर इस टाइप का कोई भी ट्रांजिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिलेक्शन रूल को हमेशा याद रखना है, डेल्टा J आपका यहां पर सिर्फ क्या हो सकता है, +-1 ही हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रांजिशन हो रहा हो जिसके अंदर रोटेशनल क्वांटम नंबर भी चेंज हो रहा हो और वाइब्रेशन क्वांटम नंबर भी चेंज हो रहा हो, जैसा कि आपके पास यहां पर ट्रांजिशन मैंने यहां पर इस तरीके से शो किया हुआ है, जो कि मैंने यहां पर किससे दिखाया है, ब्लैक पेन से दिखाया है। आपका मॉलिक्यूल यहां है, यहां से वो कहां चला जाता है, कुछ इस टाइप से आपका ट्रांजिशन हो जाता है कि आपका यहां पर क्या हो रहा है,
n इक्वल टू 0 से कहाँ जा रहा है, n इक्वल टू 1 के अंदर जा रहा है, और j डबल डैश 0 से वो कहाँ जा रहा है, j डैश 1 के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका जो डेल्टा j है आपके पास क्या है, +1 का ही है। 0 से कहाँ जा रहा है, 1 के ऊपर ही जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मॉलिक्यूल यहाँ से कहाँ चला जाए, j डैश इक्वल टू 2 पे चला जाए, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा j इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, जो कि सिलेक्शन रूल के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो हर एक ट्रांजिशन को बनाते हुए याद रखो कि आपका सिलेक्शन रूल क्या है। तो आपके पास इस ट्रांजिशन को आप लोग क्या बोलोगे, जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है ब्लैक पेन से, इसको आप लोग क्या बोलोगे, रो वाइब्रेशन ट्रांजिशन बोलोगे, क्योंकि इस केस के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर भी चेंज हो रहा है और आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर भी चेंज हो रहा है। कुछ और ट्रांजिशन मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, n इक्वल टू 0 से कहाँ जा रहा है, n इक्वल टू 0 से कहाँ जा रहा है, n इक्वल टू 1 में जा रहा है, और j डैश j डबल डैश यहाँ पर क्या है, 3 है, और यहाँ पर आपके पास j डबल डैश क्या है, j डैश आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके पास डेल्टा जब पास यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, जो कि क्या होता है, अलाउड होता है। तो इसको भी आप लोग क्या बोलोगे, इसको भी आप लोग बोलते हो रो वाइब्रेशन का ट्रांजिशन। तो याद रखिए, रो वाइब्रेशन ट्रांजिशन वही है जिसके अंदर j की वैल्यू भी चेंज हो और आपके पास क्या हो, n की वैल्यू भी चेंज हो। आपको सिलेक्शन का ध्यान रखना है, डेल्टा j आपके पास +-1 ही हो सकता है। उसके बाद जो बातें मैंने आपको बताई है वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इन द स्टडी ऑफ रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा नॉट ओनली रोटेशन एनर्जी चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, इसके ऊपर फोकस करना है कि सिलेक्शन रूल के हिसाब से ही आपको रोटेशन एनर्जी लेवल के अंदर चेंज लाना है, बट ऑल्सो ट्रांजिशन कोरस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशन एनर्जी अकर्स। आपका जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है उसके अंदर भी आपके पास कोई ना कोई चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। द सिलेक्शन रूल कोरस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशन रोटेशन इज डेल्टा n इक्वल टू +-1 होने वाला है। आपके पास रोटेशन में आपके पास क्या होता है, डेल्टा j इक्वल टू +-1 होता है। देखिए अगर मैं बात करता हूं रोटेशन मोशन फॉर रिजिड रोटर के पास क्या होता है, डेल्टा j इक्वल टू +-1 होता है। रोटेशन मोशन फॉर नॉन रिजिड के पास क्या होता है, डेल्टा j इक्वल टू +-1 ही होता है। लेकिन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा की बात करता हूं तो वाइब्रेशन मोशन फॉर हार्मोनिक मोशन डेल्टा n इक्वल टू +-1 होता है, लेकिन n हार्मोनिक के लिए डेल्टा n इक्वल टू +-1 भी होता है, +-2 भी होता है, +-3 भी होता है, +-4 भी होता है। आगे भी आपके पास इस तरीके से चलते रहते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर जो सबसे ज्यादा इंटेंस बैंड होता है वो आपके पास सिर्फ डेल्टा n +-1 के कोरस्पॉन्डिंग ही मिलता है, और वो भी आपको तब मिलेगा जब आपका ट्रांजिशन n इक्वल टू 0 से कहां हो रहा होगा, n इक्वल टू 1 में हो रहा होगा। n इक्वल टू 1 से 2 में होगा तब भी आपके पास डेल्टा n क्या है, +1 है, लेकिन वो आपको ज्यादा इंटेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बैंड ही आपको तब मिलता है जब आपके पास क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। जनरली आपके स्पेक्ट्रा के अंदर टेम्परेचर कम होता है, इसका मतलब आपकी ग्राउंड स्टेट सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होती है। अगर आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़ना है तो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के अंदर आपकी जो ग्राउंड स्टेट है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होगी। अगर वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होगी तो वहां से जो ट्रांजिशन होने वाला है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ग्राउंड स्टेट मतलब क्या हो गया, आपके पास n इक्वल टू 0 हो गया। आपका अलाउड क्या है, डेल्टा n इक्वल टू +-1 अलाउड है, यानी कि 0 से 1 आपके पास हो सकता है। फिर डेल्टा n इक्वल टू +-2 भी अलाउड है, यानी कि n 0 से आपके पास n इक्वल टू 2 में भी जा सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 2 में जाने वाले की आपके पास जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम होने वाली है, इसलिए उसको भी हम लोग यहां पर नहीं पढ़ते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे डेल्टा n इक्वल टू +-1 की। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन एंड हार्मोनिक मोशन डेल्टा n इक्वल टू +-1 अलाउड होता है, +-2 अलाउड होता है, +-3 अलाउड होता है। सारे के सारे आपके पास यहां पर अलाउड होते हैं। लेकिन रोटेशन के अंदर डेल्टा j इक्वल टू +-1 ही रहता है, चाहे बात कर लो रिजिड की, चाहे बात कर लो नॉन रिजिड की। तो सिलेक्शन रूल का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एज द वाइब्रेशन एनर्जी लेवल इज मोस्टली पॉपुलेटेड इन द ग्राउंड स्टेट, सो ट्रांजिशन अकर फ्रॉम m इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू 1 वाइब्रेशन एनर्जी लेवल। हम लोग यहां पर सिर्फ किसी को ही लेकर चलेंगे। इफ j डबल डैश इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 0 वाइब्रेशन स्टेट एंड j डैश is the rotation quantum number associated with n is equal to 1 vibration state, then energy associated with the transition from 0 j double dash to 1 j dash is आपको यहां पर क्या लिखना है, डेल्टा E के एक्सप्रेशन को लिखना है। पहले समझिए मैं यहां पर आपके सामने क्या बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको यहां पर वाइब्रेशन के क्या करना है, अपने एनर्जी लेवल को फिक्स करना है कि आपका ट्रांजिशन क्या हो रहा है, n is equal to 0 से n is equal to 1 में ही हो रहा है। तो उसको मैंने क्या कर लिया, यहां पर फिक्स कर लिया, n is equal to 0 से आपके पास क्या हो रहा है, वो n is equal to 1 के अंदर ही हो रहा है। उसके बाद आपको रोटेशन के क्वांटम नंबर भी चेंज करने पड़ेंगे, तो उसको चेंज करने में क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन लगाना पड़ेगा। तो आपके पास क्या होता है, डेल्टा j इक्वल टू +-1 ही होता है। तो अगर आपका मॉलिक्यूल यहां पर होने वाला है तो वो कहां जाएगा, j डबल डैश इक्वल टू 0 से कहां पे जाने वाला है, j डैश इक्वल टू 1 के अंदर जाने वाला है। तो इस ट्रांजिशन आप लोग क्या बोलते हो, रो वाइब्रेशन ट्रांजिशन बोलते हो। तो इसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है, जो आपके पास वाइब्रेशन क्वांटम नंबर है वो आपके पास सेम है, लेकिन जो रोटेशन क्वांटम नंबर है एसोसिएटेड विद इन ए सेम क्वांटम नंबर ये आपके पास चेंज हो रहे हैं, और यही सेम बात मैंने आपको यहां पर लिखी हुई है। तो अगर आपका ट्रांजिशन 0 से 1 में हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, आपके पास n की वैल्यू है, और यहाँ पास क्या होती है, j की वैल्यू है। j का ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, j डबल डैश से कहां जा रहा है, वो j डैश के ऊपर जा रहा है। आप लोग डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, आपका मॉलिक्यूल कहां से कहां जा रहा है, j डबल डैश, यानी कि j डबल डैश इक्वल टू 0 से कहां जा रहा है, वो j डैश 1 के अंदर जा रहा है, j डैश 1 के अंदर जा रहा है। यानी कि आपके पास क्या
चेंज हो रहा है, जहां पर जे डबल डैश है वो जे डैश के अंदर जा रहा है। ऊपर वाले को मैं जे डैश बोल रहा हूं, नीचे वाले को बोल रहा हूं जे डबल डैश, ताकि आप लोग जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जे डबल डैश माइनस का जे डैश, उसको याद करना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ऊपर वाले को लेते हैं जे डैश लेते हैं, जो लोग क्या लेते हैं जे डबल डैश लेते हैं, इसको आप लोग याद रखना। तो अगर आपको यहां पर डेल्टा ई लिखना है तो आप लोग उसे कैसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे सबसे पहले ऊपर वाली एनर्जी का, एनर्जी लेवल का एनर्जी, वो आपके पास क्या होगी E1, यानी कि बात कर रहा हूं फर्स्ट वाइब्रेशन स्टेट की। उसके बाद क्या ले रहा हूं मैं यहां पर जे डैश ले रहा हूं, ऊपर वाले एनर्जी लेवल का नाम आपके पास क्या हो जाएगा E1 जे डैश। नीचे वाली क्या हो जाएगी आपके पास E, आपके पास इसको आप लोग फिक्स कर रहे हो 0, तो E0, नीचे आपके पास यहां पर क्या है जे डबल डैश है। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो E1 प्लस E डबल डैश, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो E0 प्लस का E डबल डैश। दोनों को माइनस कर दो, क्या बन जाएगा E1 माइनस का E0 प्लस E जे डैश माइनस E जे डबल डैश। यहां पर आपके पास जो जे क्वांटम नंबर है ये आपके पास चेंज हो सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशन क्वांटम नंबर को मैंने यहां पर फिक्स कर दिया, 0 और 1 ले लिया, यानी कि E1 माइनस का E0 आपके पास हमेशा होने वाली है, एक फिक्स वैल्यू होने वाली है। उसको आप लोग क्या बोलते हो, फंडामेंटल बैंड बोलते हो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा का। और इसकी एनर्जी आपका पढ़ चुके हो, उसकी एनर्जी आपके पास क्या होती है ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स होती है। तो जितना भी पढ़ा है उसको याद रखना है। इसकी वैल्यू पता है आपके पास क्या होती है ओमेगा ई माइनस का 2 ओमेगा ई। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं म्यू नोट बोल देता हूं। आपके पास क्या है बैंड ओरिजिन है, यानी कि एक बैंड आपके पास स्पेक्ट्रा में आने वाला है म्यू नोट, जो किसके कोरस्पोंडिंग होने वाला है वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के ट्रांजिशन के अंदर। और वो कौन सा ट्रांजिशन आपके पास होने वाला है n इक्वल टू 0 से कहां जा रहा है आपके पास n इक्वल टू 1 को जा रहा है। इसे मैं क्या बोल रहा हूं म्यू नोट। ये आपके पास क्या होता है बैंड ओरिजिन। इसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा ई माइनस का 2 ओमेगा ई एक्स ही होती है। बाकी रोटेशन वाला आपका यहां पर एज इट इज मैंने लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको इतनी बातें अभी तक समझ में आ गई होगी। अब आगे जाके किससे डील करेंगे हम लोग, रोटेशन वाले एनर्जी लेवल से डील करेंगे। तो अगर आपको बातें समझ में आ रही है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अभी कोई भी डाउट है तो कमेंट भी आप लोग किसी भी टाइम कर सकते हो। अब आगे मैंने यहां पर लिखा हुआ है इफ वाइब्रेशन ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू 1 टेक्स प्लेस विदाउट चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर, यानी कि आपका डेल्टा जे इक्वल टू क्या हो जाए 0, यानी कि जे डैश आपका क्या हो जाए डी डबल डैश के बराबर हो जाए। रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 1 में जा रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है। देन इट इज कंसीडर एज फंडामेंटल बैंड और बैंड ओरिजिन। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है ऑन ईच साइड ऑफ दिस बैंड वी गेट वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन कोरस्पोंडिंग टू रोटेशन ट्रांजिशन। रोटेशन ट्रांजिशन के अंदर आपके पास डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 1 अलाउड है, जिसके कोरस्पोंडिंग आपके पास बहुत सारी लाइन आएगी। तो कुछ लाइन आपके पास बैंड ओरिजिन के राइट साइड में आने वाली है, कुछ आपके पास लाइंस कहां पर आएगी बैंड ओरिजिन के लेफ्ट साइड के अंदर आने वाली है। राइट वाली को आप लोग क्या बोलते हो आर ब्रांच बोलते हो, लेफ्ट वाली को आप लोग क्या बोलते हो पी ब्रांच बोलते हो। पी ब्रांच का एक्सप्रेशन याद करना है, आर ब्रांच का एक्सप्रेशन याद करना है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के, सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत ईजी रहने वाला है। ये बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल आते हैं आपके इस पोर्शन से, आप लोग विद इन 30 सेकंड्स आराम से कर पाओगे। अब आर ब्रांच क्या होता है, पी ब्रांच क्या होता है, उसके लिए आप लोग लेक्चर के अंदर बने रहिए। नेक्स्ट डायग्राम मेरा उसी को ही बता रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने फंडामेंटल बैंड की। फंडामेंटल बैंड आपके पास क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका वाइब्रेशन क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, यानी कि आपका जो डेल्टा एन है वो आपका क्या रहने वाला है 1 रहने वाला है। ट्रांजिशन आपके पास क्या हो रहा है 0 से 1 आपके पास हो रहा है, और आपके पास रोटेशन क्वांटम नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ट्रांजिशन आपके पास कैसा होता है कि आपके पास जो n इक्वल टू 0 है वो आपके पास यहां से कहां चला जाए, आपके पास n इक्वल टू 1 में चला जाए। और यहां पर आपके पास क्या है जे डैश आपके पास 0 है, यहां पर आपके पास जे डबल डैश आपके पास क्या है यहां पर भी 0 है, यानी कि डेल्टा जे आपके पास यहां पर क्या रहा 0 के बराबर रहा। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे फंडामेंटल बैंड बोलने वाले हो। अब मान लीजिए आपके पास मॉलिक्यूल जो कहां पर है, आपका मॉलिक्यूल स्टार्टिंग के अंदर यहां है कि वो n इक्वल टू 0 में तो है, लेकिन वो साथ साथ जे डबल डैश इक्वल टू 1 के अंदर है। तो अगर आपका मॉलिक्यूल यहां से एक्स्ट्रा होकर कहां चला जाता है जे डैश 1 के अंदर चला जाता है और n इक्वल टू 1 में चला जाता है, तो आपके पास यहां पर क्या हो रहा है डेल्टा जे अगेन क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो इसे भी आप लोग क्या बोलोगे प्योर वाइब्रेशन ट्रांजिशन बोलोगे। इसे भी आप लोग कहां पढ़ते हो प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर पढ़ते हो। अगर आपका ट्रांजिशन जे डबल डैश 2 से कहां पर जा रहा है जे डैश 2 में जा रहा है, तो यहां पर भी आपका डेल्टा जे क्या है 0 के बराबर ही है। और अगर यहां पर भी डेल्टा जे 0 के बराबर है तो सिर्फ और सिर्फ n के अंदर चेंज आ रहा है, इसे भी आप लोग क्या बोलोगे प्योर रोटेशन बोलोगे। तो इसके उसमें आपके पास क्या आने वाली है एक बैंड ओरिजिन, यानी कि फंडामेंटल बैंड ही आने वाला है। तो इन सब की वैल्यूज, इन सारे के सारे स्पेक्ट्रा की वैल्यू आपके पास एक ही आएगी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो बैंड ओरिजिन बोलते हो। तो एक लाइन आपके स्पेक्ट्रा के अंदर फिक्स हो गई है। उसके बाद आप कह रहे हो कि आपके पास जो रोटेशन स्पेक्ट्रा है उसके लिए आपके पास डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 1 अलाउड है, प्लस 1 भी अलाउड है और आपके पास माइनस 1 भी अलाउड है। तो अगर प्लस 1 हो रहा होगा उसे आप लोग क्या बोलते हो आर ब्रांच बोलते हो, अगर माइनस 1 हो रहा है उसे आप लोग क्या बोलते हो पी ब्रांच बोलते हो। आर ब्रांच की एनर्जी आपकी पी वाले से हल्की सी क्या होती है ज्यादा होती है, क्यों होगी उसके बारे में तो सीख जाएंगे जब आप लोग क्या पढ़ लोगे एक्सप्रेशंस को पढ़ लोगे। अभी समझते हैं कि आखिर
आर ब्रांच आपके पास क्या हो रहा है, आर ब्रांच है डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 के कोरस्पॉन्डिंग। आर ब्रांच क्या है, डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 के कोरस्पॉन्डिंग, एन इज इक्वल टू 0 से एन इज इक्वल टू 1 में तो चेंज हो ही रहा था। यानी कि अगर आपका मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट है एन इज इक्वल टू 0 में और जे डबल इज इक्वल टू 0 में, तो आपको एन इज इक्वल टू 1 में तो जाना ही है, साथ ही साथ आपको अपने डेल्टा जे को भी क्या करना है, +1 से इंक्रीज करना है। यानी कि जे डबल डैश 0 से वो कहां चला जाएगा, जे डैश 1 में चला जाएगा। तो आपका मॉलिक्यूल यहां से कहां एक्साइड होगा, आपका मॉलिक्यूल कुछ यहां पर आकर अटक जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि आपके मॉलिक्यूल ने डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 को फॉलो किया और डेल्टा एन इज इक्वल टू +1 को फॉलो किया, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, आर ब्रांच बोलते हो। तो उसके आपके पास आर ब्रांच के भी काफी सारे ट्रांजिशन हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अगला ट्रांजिशन यहां से कहां हो जाए कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो कहां पड़ा हो, जे डबल डैश 1 के अंदर पड़ा हो, तो यहां से वो कहां चला जाएगा, जे डबल डैश 2 में चला जाएगा। इसके अंदर भी क्या हो रहा है, डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 के अलाउड हो रहा है। तो यहां पर आपके पास काफी सारे ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे आर ब्रांच के, और इन सब की एनर्जी क्या होती है उसको आप लोग आराम से निकाल दोगे, बहुत ईजी एक्सप्रेशन आएगा, वो आराम से आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पी ब्रांच की। तो यहां पर क्या अलाउड हो रहा है, आपके पास डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 का अलाउड हो रहा है। तो अगर आपका मॉलिक्यूल जो जे डबल डैश 0 के अंदर है, तो यहां से तो वो डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 लेके, यानी कि जे डैश -1 में तो नहीं जा सकता, क्योंकि क्वांटम नंबर आपके पास नेगेटिव होते नहीं है। यानी कि इस वाले पॉइंट से आपके पास कोई भी ट्रांजिशन नहीं देखने को मिलेगा। आपका पी ब्रांच यहां से शुरू नहीं होता, आपका पी ब्रांच कहां शुरू होगा, जे डबल डैश 1 से आपका शुरू होगा। वो कहां जाएगा, जे डबल डैश 1 से कहां पे जाने वाला है, वो जे डैश 0 में जाने वाला है। साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, अपने एन इक्वल टू 0 से एन इक्वल टू 1 में तो जा ही रहा है। तो इसे आप लोग क्या बोलोगे, पी ब्रांच बोलोगे। और जहां से आपका मॉलिक्यूल शुरू होता है वहां से आप लोग अपने इस ब्रांच की नोटेशन देते हो। तो अगर आपका यहां से कहां शुरू हो रहा है, जे डबल डैश 1 से शुरू होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो, P1 बोलते हो। बेसिकली आप लोग क्या बोलते हो, उसे पी जे डबल डैश बोलते हो। तो अगर 1 शुरू होता है आप लोग क्या बोलोगे, इसे P1 बोलोगे। अगर आपका मॉलिक्यूल जे डबल डैश 2 पे है, तो ये कहां जाएगा, -1 को फॉलो करता हुआ जे डैश इक्वल टू 1 में जाएगा। तो अगर वो जे डैश इक्वल टू 1 का ट्रांजिशन हो गया, तो इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, P2 बोलने वाले हो। आप लोग क्या करते हो, जो आपके पास यहां पर जे डबल डैश की वैल्यू होती है, इसे आप लोग यहां पर क्या लगा देते हो, ब्रैकेट के अंदर लगा देते हो। सेम उसी तरीके से आपको आर ब्रांच की भी नोटेशन करनी है। अगर आपका मॉलिक्यूल स्टार्टिंग के अंदर यहां पर है जे डैश डबल जे डैश इक्वल टू 0 के ऊपर, तो यहां से वो कहां जाएगा, जे डैश 1 में जाएगा। इसे आप लोग क्या बोलोगे, R0 बोलोगे, क्योंकि आपके मॉलिक्यूल कहां से शुरू हो रहा है, जे डैश इक्वल टू 0 पे शुरू हो रहा है। अगर वो जे डैश इक्वल टू 1 पे शुरू होता है, तो उसे आप लोग क्या बोलोगे, R1 बोलोगे, R2 बोलोगे, R3 बोलोगे। तो अगर आप लोगों ने आर जे डबल डैश का या और पी जे डबल डैश का एनर्जी का एक्सप्रेशन याद कर लिया, तो आप लोग इन सभी लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी को निकाल पाओगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी और इसके कोरस्पॉन्डिंग भी। ये आपके पास आती है म्यू नोट के अंदर। इनकी एनर्जी से आप लोग क्या निकालोगे, स्पेक्ट्रल लाइन निकाल लोगे, इससे भी क्या निकाल लोगे, स्पेक्ट्रल लाइन निकाल लोगे। पूरा स्पेक्ट्रा आपके सामने जनरेट हो जाएगा। और वो स्पेक्ट्रा की जो शेप कैसी आती है आपके सामने, उसको मैं आपको इसी क्लास के अंदर दिखाने वाला हूं और अभी की अभी दिखाने वाला हूं। शेप आपके पास कुछ ऐसी आती है, विंग टाइप की आपके पास शेप आएगी। जो आपके पास आर ब्रांच होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, सब लोग कहां लगाओगे, इस साइड में लगाते हो। और यहाँ पे पास क्या होती है, पी ब्रांच होती है। अप टू स्केल नहीं बनाया हुआ, इसके अंदर कुछ चेंजेस भी करेंगे, एनर्जी ऊपर नीचे करेंगे, लाइन से गैप देखेंगे, वो सब हम लोग देखेंगे बाद वाली क्लासेस के अंदर। अभी के लिए आप लोग देख लीजिए कि आपको जो स्पेक्ट्रा आने वाला है वो कुछ इस टाइप का आएगा। जो आर ब्रांच के ट्रांजिशन है वो आपके पास कुछ इस टाइप के आएंगे। इसे आप लोग किसके कोरस्पॉन्डिंग बोलने वाले हो, या आपके पास होगा R0, या आपके पास क्या होगा, R1 होगा। इसी तरीके से आपके पास क्या होगा, R2 होगा। यानी कि आपके पास सारे आने लग जाएंगे आर वाले ब्रांच। इसे आप लोग क्या बोलोगे, P1 बोलोगे। P0 आपके पास नहीं होता है, आप लोग क्या बोलोगे, P1 बोलोगे। इसे आप लोग क्या बोलोगे, P2 बोलोगे। तो एक बार सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आया हुआ है नेट के अंदर कि जो आपके पास आर ब्रांच होता है उसके लिए रोटेशनल क्वांटम नंबर का सिलेक्शन रूल क्या है। ऑप्शन था डेल्टा जे इक्वल टू +1, डेल्टा जे इक्वल टू -1, डेल्टा जे इक्वल टू 0, डेल्टा जे इक्वल टू +-1। तो रोटेशन के अंदर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आर ब्रांच पढ़ना है तो उसका सिलेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा जे इक्वल टू +1। पी वाले के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जे इक्वल टू -1। प्योर रोटेशन के लिए क्या होता है, डेल्टा जे इक्वल टू +-1, चाहे बात कर लो रिजिड की चाहे बात कर लो नॉन रिजिड की। तो सिलेक्शन रूल सारे के सारे आपको याद रखने हैं। और इस टाइप का आपका स्पेक्ट्रा बनेगा। इसको कैसे पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, सब कुछ आपके पास निकलेगा। इसकी पीक कितनी होती है ये भी निकालेंगे हम लोग, इसकी पीक भी निकालेंगे, इनके बीच का डिफरेंस भी निकालेंगे, हर एक लाइन की एनर्जी भी निकालेंगे, और स्पेक्ट्रा को रीड कैसे करते हैं वो भी हम लोग सीखने वाले हैं इसी कोर्स के अंदर। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, द सीरीज टुवर्ड्स द हाई फ्रीक्वेंसी साइड इज कॉल्ड आर ब्रांच एंड इट इज ड्यू टू द रोटेशनल ट्रांजिशन विद डेल्टा जे इक्वल टू +1। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है सीएसआई नेट के अंदर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था कि आर ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग आपका सिलेक्शन रूल क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ डेल्टा जे इक्वल टू +1 पर आपको टिक करना था। एंड द सीरीज टुवर्ड्स द लो फ्रीक्वेंसी साइड इज कॉल्ड पी ब्रांच एंड इट इज ड्यू टू द रोटेशनल ट्रांजिशन विद डेल्टा जे इज इक्वल टू -1। ग्राफ आप लोग दोबारा देख लीजिए, आपके पास कुछ है, कैसा आएगा ये, विंग टाइप का आपके पास ग्राफ आएगा। जितनी भी लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखी है इनकी नोटेशन आपको आती है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, R0, इसको क्या बोलोगे R1, इसको क्या बोलोगे R2, इसको क्या बोलोगे R3। इनके एनर्जी एक्सप्रेशन सीख लेंगे। R J
जे डबल डैश का एक्सप्रेशन क्या होगा वो सीख लेंगे, पी जे डबल डैश का एक्सप्रेशन क्या होगा वो सीख लेंगे, इसकी आर मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी पी मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को डिफरेंशियल क्या निकाल लेंगे, इन पीक के बीच की हाइट क्या होती है वो निकाल लेंगे, सारी चीज़ें निकाल लेंगे, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है वो भी निकाल लेंगे, और जो क्वेश्चन आपके पास होते हैं वो भी हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर जल्दी से कर दो। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं आपके सामने यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंस सपोर्ट भी कर सकते हो, आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।